डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। आज हम लोग देखेंगे, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हम घनमूल की चर्चा कर रहे हैं, घनमूल पढ़ा रहे थे, तो घन की चर्चा कर चुके थे और घनमूल पर बात कर रहे थे। हम ऐसा तरीका आपको बता रहे हैं जिससे घनमूल आप 3 सेकंड में निकाल सकते हैं, केवल 3 सेकंड। घन के बारे में आप जानेंगे, घन कैसे हम लोग करेंगे और फिर घनमूल की बात करेंगे। तो घन के लिए हमने बताया, घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक, कम से कम 1 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे से आपको क्यूब याद होना चाहिए। अच्छा किसे कहते हैं और दिखाते हैं। इतने सारे प्रश्नों को हम एक साथ जवाब देने जा रहे हैं और हर सवाल करने में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर पहले 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिखता हूँ जल्दी से। 1 क्यूब 1 होगा, 2 क्यूब 8 होगा, 3 क्यूब 27 होगा, 4 क्यूब 64 होगा, 5 क्यूब 125 होगा, 6 क्यूब 216 होगा, 7 क्यूब 343 होगा, 8 क्यूब 512 होगा और 9 क्यूब 729 होगा और 10 क्यूब 1000 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस पर हम निशान लगा रहे हैं, जितनी संख्याओं पर हम निशान लगा रहे हैं, इन सारी संख्याओं का इकाई अंक वही है जो ये खुद है। 1 का 1 ही होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा और 0 का 0 होगा। और जो बाकी 4 संख्याएं बच रही हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 2 का इकाई अंक 8 है तो 8 का इकाई अंक 2 है। ऐसे ही 3 का इकाई अंक 7 है तो 7 का इकाई अंक 3 है। आओ देखते हैं, हम इसको जैसे देखेंगे तैसे 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। पहला जो पेयर हमारा होगा वह पहाड़े पर आधारित होगा और जो दूसरा पेयर होगा वो इकाई अंक पर आधारित होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो मैंने ऐसे निशान लगाया। अब पहला पेयर हमारा 32 है। 32 के लिए कौन सा पहाड़ा पढ़ पाएंगे आप? निश्चित रूप से 3 पढ़ेंगे, 3 से ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि 4 पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा। अब यह भी ध्यान देंगे हमारा पहला अंक बन गया 3, लेकिन अभी दूसरा अंक लिखना बाकी है। दूसरा अंक लिखने के लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 लिखा है। 8 कहाँ पाया जा सकता है? 8 अगर 8 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से इकाई का अंक 2 ही होगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आपका उत्तर आ चुका है। अब आप सोच लीजिए, इतना छोटा सा मामला। फिर से देखो, यहाँ पर देखो 3 अंकों का पेयर मैंने बनाया। 185 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? 5, तो मैंने 5 लिख दिया। और यहाँ 3 है तो 7 ही होगा। बात खत्म, हमारा उत्तर आ चुका है। बताइए कैसा लग रहा? यहाँ देखिए 3 अंकों का पेयर बनाए, 250 दिख रहा है तो 250 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? बताओ। 216 जा सकता है, 6, और अगर 6 जाएगा तो इकाई अंक यहाँ 7 दिख रहा है, 7 का इकाई अंक 3 ही होता है। बस हो गया। आप इसको क्यूब करके देख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से देखिए 195 है, 112 195 है तो 195 किसके लिए जाएगा? 5 में जा सकता है, बस 5 हमने लिख दिया। और इकाई अंक 2 है तो 8 ही होगा। बात खत्म। ये आपका उत्तर। एक घनमूल निकालने का सबसे फास्टेस्ट तकनीकी है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये कहाँ तक घनमूल निकाल सकता है? 1 से लेकर के 99,999 तक जितने भी परफेक्ट क्यूब है उसका घनमूल निकालने का यह बेहतर तरीका है। आओ देखते हैं दूसरा। यहां पर मैंने पेयर बनाया 658। 658 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? ये 7 9 तो जाएगा नहीं, 8 ही जा पाएगा। 8 लिख देंगे। और यहाँ इकाई अंक 3 दिख रहा है तो 7 ही होगा। आपका उत्तर आ चुका है। फिर से देख, यहाँ 830 लिखा हुआ। 830 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? निश्चित रूप से ये 9 वाला चला जाएगा क्योंकि 9 का 729 ही होता है। 9 लिख देंगे। और 4 दिखाई पड़ रहा है तो 4 ही होगा। 4 का तो 4 ही होता। आपका उत्तर बन गया। यहाँ देखिए हम 571 लिखे हुए। 571 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? 512 बिल्कुल 8 चला जाएगा। और यहाँ 7 दिख रहा है तो 3 ही होगा। आपका उत्तर आ चुका। और आखिरी सवाल आपके सामने है 493। बताओ 493 है तो कौन सा जाएगा? 5 वाला तो जाएगा नहीं, यही 7 जाएगा। और 7 है और 9 का इकाई 9 ही होता है। आपका उत्तर आ गया। तो आप देख सकते हैं घनमूल निकालने के लिए कितना शानदार तरीका है। अगर आप इसको सीख ले तो इससे बड़े सवाल किसी भी एग्जाम में आते नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप बहुत आसानी से घन निकाल पाएंगे। तो पिछले 2 वीडियो से लेकर अब तक हमने यह देखा कि वर्गमूल कैसे हो सकता है और घनमूल कैसे होता है। एक तरह से हमने रिवीजन कर लिया। अब आते हैं कि हमारी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है। उस तरह के सवाल अब हम करने का प्रयास करते हैं और उसको सीखने के बाद तब हम लेंगे प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं। तो एक सवाल ऐसा जो जरा ऐसे सवाल को आपने देखा होगा। पहला सवाल ले रहा हूं, अंडर रूट
12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और ये होता जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। पूछा जाएगा इसका उत्तर क्या है। अच्छा यकीन मत करो आप, अर्थमेटिक के तरीके से इसका उत्तर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अनंत बार है, अनंत बार कौन वर्गमूल निकाल पाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार निकाल भी ले अगर किसी तरह से, अनंत बार का वर्गमूल निकालना कम से कम अर्थमेटिक के बस की बात है। तब क्या होगा, तब इसे अलजेब्रा समझ लिया जाएगा, और जब अलजेब्रा समझा जाएगा, इस पूरी संख्या को क्या मान लिया जाएगा, x। इस पूरी संख्या को क्या मान लिया जाएगा, x, और फिर इसे दोनों पक्षों में वर्ग किया जाएगा, तब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये ऊपर वाली टोपी उड़ जाएगी, बचेगा 12, और प्लस इस पूरी संख्या को जो अनंत तक लिखी हुई है उसको हम x कह सकते हैं। अब ये फिर इधर आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। हमने इन दोनों संख्याओं को इधर ले लिया। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से हमको एक ऐसी संख्या चाहिए, दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर -1 आए और गुणा करने पर -12। ऐसी दो संख्याएं कौन हो सकती हैं, आप जरा विचार करो। क्या हम -4 और +3 के बारे में सोच सकते हैं। आप चाहें तो आपका उत्तर यही आ चुका है, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या हम नेगेटिव वाला सोचते हैं वही बाद में पॉजिटिव बनता है, और जो पॉजिटिव सोचते हैं वो नेगेटिव बनता है। तो क्योंकि उत्तर हमारा 4 आ चुका है, लेकिन अब चूंकि पहली बार सवाल लगा रहा है ये वाला, तो फिर पूरा लगा देता हूँ, आप सब लोग देख ले कैसे हल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। एक्स कामन, x माइनस 4 प्लस 3 कामन, x माइनस 4 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 4, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखें, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य है, इसका मतलब या तो यह शून्य है या तो यह शून्य है। अगर हम x माइनस 4 को शून्य समझते हैं तो ऐसी स्थिति में x बराबर 4 होगा, और अगर हम x प्लस 3 बराबर शून्य समझते हैं तो x बराबर -3 होगा। क्योंकि ये संख्याएं धनात्मक हैं, इनका उत्तर ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 4। तो एक बार हमने पूरा सवाल एकदम डिटेल लगाया। अब ध्यान से देखेंगे कि हमें इसे बार बार नहीं लगाना होगा। हम यह पाएंगे ऐसे कभी भी कोई सवाल बनाए जाते हैं तो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है, और दो लगातार संख्याओं का गुणनफल में जो बड़ी गिनती होती है वही हमारा उत्तर बनता है। जैसे ये 12 था, 3 गुणा 4, तो हमारा उत्तर 4 आ चुका। अब हम ऐसे अगर दूसरा सवाल लें तो मुझे लगता है आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, आप तुरंत इसका उत्तर दे पाएंगे। मैं सवाल लिख रहा हूँ, अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, और अगर ये अनंत टर्म तक गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आप बता चुके होंगे। 7 8 56 होता है, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8। बिना लगाए उत्तर आपके पास पहुंच गया। ये है काम की बात। हमें समय बचाना है, और इतना बचाना है कि हम सारे तरह के हर तरह के सवाल कर पाए। तो आइए लेते हैं दूसरे प्रकार का सवाल कि अगर यही संख्या प्लस ना होकर के माइनस हुआ होता, इसी में समझ लीजिए। जैसे हम प्लस प्लस 56 बताते जा रहे हैं, मान लीजिए यही सवाल ऐसे बना होता कि 56 माइनस 56 अंडर रूट 56 फिर माइनस अंडर रूट 56, और ऐसे ही अनंत तक गया होता, तब इसका उत्तर क्या आया होता। तब इसका उत्तर, जो ये दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है तो 7 गुणा 8 है ये, तो जब माइनस स्थिति आती है तब छोटा वाला उत्तर माना जाता 7, और जब प्लस स्थिति आती है तो बड़ा वाला उत्तर होता 8। मेरे ख्याल से ये इतनी छोटी सी बात जरूर समझ गए होंगे। अब ऐसे कोई सवाल देखें और देखते ही उत्तर बता दें, आपको पूरा लगाना नहीं पड़ेगा, आपका काफी समय बच जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हो तो कैसे किया जाएगा। अगर इसी सवाल में हम ऐसा सवाल लें जिसमें कोई सिंबल ही ना ले, जैसे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, और ये अनंत बार तक ले जाए, तब इसका उत्तर क्या होगा। तो बताओ, इसका उत्तर 7 ही होगा। और देखते हैं कैसे होगा। जब हम इस संख्या को x मानेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 7 और इंटू एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में x गुणा x है और इधर भी एक x है, इस x से एक x कट जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा x बराबर 7। यानी अगर यह संख्याएं अनंत तक गई हुई है तो हमारा उत्तर इतना आसान हो सकता है। आइए देखते हैं। इसी तरह का अगर दूसरे सवाल के बारे में सोचे तब वो क्या हो सकता है, उसको देखते हैं।
दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है, √7, फिर √7, फिर √7, फिर √7, फिर √7। इसमें डॉट 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 नहीं बना, अनंत नहीं लिखा है और हमें उत्तर चाहिए। अब क्या होगा? अगर आप पहले से सवाल लगाए होंगे तो आप समझ रहे होंगे, और नहीं लगाए होंगे तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसका उत्तर आ रहा होगा 3 का पावर 7 का पावर 31/32, ये आंसर। आप सोचेंगे भाई इतना ये कैसे हो सकता, 7 पावर 31/32 ये कैसे होगा? और देखते हैं, इस सवाल को लगाने में ये पूरा पेज लग सकता है, बड़ा सवाल होता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको तरीका कि आपको बिना लगाए इसका उत्तर कैसे देना। तैयार हैं आप? आइए देखते हैं। हम इस संख्या को x मानेंगे और फिर होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम x स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 7 इंटू √7 √7 √7 √7। देखो 5 बार 7 था, जिसमें से एक रूट हट गया। अब हमारे पास 4 बार 7 अंदर रह गया। जब तक कोई रूट रह जाएगा तब तक हम इसको करते जाएंगे, स्क्वायर करते जाएंगे। हमको कोई भी रूट वाला लाइन नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर करते जा रहे हैं। फिर एक बार स्क्वायर करेंगे, पुनः वर्ग करने पर ये बन जाएगा x पावर 4, ये बन जाएगा 7 स्क्वायर। इसमें से एक 7 फिर फ्री हो जाएगा और उसके बाद ये 3 बार 7 अभी फिर अंदर रह जाएगा। हमें फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। और देखते हैं, अगर हम दोबारा स्क्वायर करते हैं तो ये x पावर क्या बन जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 पावर 4, ये हो जाएगा 7 पावर 2, ये हो जाएगा 7 और फिर गुणा √7 √7। क्या आप समझ पा रहे हैं? हर बार स्क्वायर करने पर एक स्क्वायर रूट हटता है। एक बार फिर से हम वर्ग करने जा रहे हैं। अब की बार क्या बनेगा, x पावर 16 बराबर 7 पावर 8 इंटू 7 पावर 3 4। देखो 2 है ना, 4 बन जाएगा, इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 और इंटू √7। अब देखिए केवल एक रूट बचा हुआ है, अब भी हमें एक बार स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अब अंतिम बार स्क्वायर करने पर x पावर यहाँ 32 होगा, यहाँ 7 पावर 16 होगा, यहाँ 7 पावर 8 होगा, यहाँ 7 पावर 4 होगा, यहाँ 7 पावर 2 होगा और यहाँ अकेला 7 होगा, इसलिए 7 पावर 1 कर देंगे। आप एक बात जानते होंगे, अगर आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाते हैं और जोड़ते हैं। 16 8 24 4 28 2 30 1 31। यानी अब हम कह सकते हैं x पावर 32 बराबर 7 पावर 31। अब हम पावर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ये जो 32 का पावर है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर 7 पावर 31/32। और ये हमारा उत्तर आ चुका है। ये वही उत्तर है जो यहाँ पहले ही लिखा जा चुका था। अब प्रश्न उठता है कि बिना लगाए हमने उत्तर कैसे लिख दिया? क्या हमने उत्तर याद किया? नहीं भाई, मैथमेटिक्स के उत्तर याद नहीं किए जा सकते, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, अलग अलग संख्याएं होती हैं। कौन याद कर सकता है? केवल समझ सकता है, याद नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक तरीका हुआ कि आप इसको गिनिए 1 2 3 4 5, और हमें 5 बार रूट होने का मतलब 5 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 बार स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 लेफ्ट हैंड में आएगा ही आएगा। और अगर इधर 32 आएगा तो इधर 31 ही आएगा, और इसलिए हमारा उत्तर 31/32 होके रहेगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि यह बात आप समझ गए? ठीक इसी तरह का एक और सवाल लेता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसका उत्तर तुरंत बता दीजिए। तो सवाल लिखता हूं, √3 √3 √3 √3 √3 इतना सारा 3 हो गया। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसका उत्तर बिना कुछ लगाए देना चाहते हैं तो आप क्या करें, 7 बार वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अब 128 लेफ्ट हैंड में आके रहेगा और राइट हैंड में फिर क्या आएगा, इससे एक कम 127। यानी आप चाहें तो अपना उत्तर लिख सकते हैं 3 का पावर 127/128 आपका उत्तर माना जाए। और अगर आप जांच करना चाहते और कर लिया जाए। एक सवाल और कर लेते हैं।
अगर हम इसको x करते हैं तो होल स्क्वायर करेंगे पहली बार, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 और फिर मल्टीप्लाई बाई ये 6 बार, एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार, 1 2 3 4 5 और एक बार और। फिर से वर्क करने पर हमको तो 7 बार करना, क्या सोचना, दोबारा करेंगे तो x पावर क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 पावर 2, ये 3 फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपकी बार 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और फिर ये है मामला। अगली बार फिर से इस बार करने पर आपकी बार होगा x पावर 8 बराबर 3 का पावर 4 गुणा 3 का पावर 2 गुणा 3 अकेला फ्री हो चुका है। उसके बाद अभी भी 4 बार 3 अंदर रह जाएंगे। चलो फिर से स्क्वायर करने पर आपकी बार होगा x पावर 16 बराबर 3 पावर 8 गुणा 3 पावर 4 गुणा 3 पावर 2 गुणा 3 फ्री हो जाएगा। आपकी बार अभी भी 3 बार रूट 3 अंदर रह जाएंगे। आप देख लीजिए हर प्रयास में केवल एक रूट हट रहा है, इधर से रूट खाली होता चला जा रहा है और हमको खाली करके एकदम खत्म कर देना है। आओ देखते हैं, फिर से स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा x पावर 32 बराबर 3 पावर 16 गुणा 3 पावर 8 गुणा 3 पावर 4 गुणा 3 पावर 2 गुणा 3 स्क्वायर और फिर केवल 2 बार रूट और रह गया। हमें एक बार दोबारा करना पड़ेगा, बार बार करते रहना पड़ेगा जब तक सारा रूट खत्म नहीं होगा। अब हम x पावर लिखेंगे 64 बराबर 3 पावर 32 गुणा 3 पावर 16 गुणा 3 पावर 8 गुणा 3 पावर 4 गुणा 3 पावर, कुछ गलत हुआ, ये 3 यहाँ देखो आप, यहाँ स्क्वायर नहीं था, हाँ तो यहाँ हो जाएगा 3 पावर 2 और यहाँ 3 फ्री हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब अंतिम बार हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, ये बनेगा x पावर 128 बराबर 3 पावर 64 गुणा 3 पावर 32 गुणा 3 पावर 16 गुणा 3 पावर 8 गुणा 3 पावर 4 गुणा 3 पावर 2 और गुणा 3 अकेला रहेगा 1। अब जब आप राइट साइड की सारे पावर जोड़ेंगे 64 32 16 8 4 2 1 तो आएगा 127। देखो 64 और 32 कितना होगा, 4 2 6 6 3 9 तो 96 हो गया, 96 और 16 जो 96 और 6 तो 112 हो जाएगा। 96 में 6 मिलाओगे तो 102 और 10 और मिला 112 8 120 20 4 24 24 26 127। अब हमारे पास हो गया x पावर 128 बराबर 3 पावर 127 और अब हम पावर ट्रांसफर करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 3 का पावर 127 अपान 128। तो अब की बार अब आप समझ गए होंगे, अब ऐसे सवाल कभी भी लगाने नहीं होंगे। अब जैसे सवाल आता है तैसे उनकी संख्या गिनिए और सीधे उत्तर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें और देखते हैं अब कैसे सवाल बनेंगे। एक सवाल बहुत व्यवहारिक से याद आया, अगर आपने बचपन में कभी सुना हो, हालांकि वो परीक्षाओं में तो शायद ही मुझे एक जगह दिखा था रेलवे के एग्जाम में, और अभी याद दिलाऊंगा तो आपको शायद याद भी हो जाए। आपने सुना होगा कि एक तालाब है, उस तालाब के किनारे, मैं सवाल नहीं लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए उसको। एक तालाब है, उसके किनारे 4 मंदिर बने हैं। एक मालिक कुछ फूल लेकर चलता है और पहले मंदिर पर लेकर जाकर उसे धुलता है। जैसे फूल धुलता है फूल दोगुने हो जाते हैं, तो कुछ फूल चढ़ाता है और कुछ बचा लेता है। बचे हुए फूल लेकर दूसरे मंदिर जाता है और दूसरे मंदिर पर जाकर उसे फिर से धुलता है और जैसे धुलता है फिर से दोगुना हो जाता है और उसमें से फिर कुछ फूल चढ़ाता है, कुछ बचा लेता है। बचे हुए फूल लेकर तीसरे मंदिर जाता है, वहां धुलता है और फिर से दोगुना हो जाता है। फिर कुछ फूल चढ़ाता है, कुछ बचा लेता है और फिर लास्ट में चौथे मंदिर जाता है, फिर फूल धुलता है, फिर दोगुने हो जाते हैं, पूरे फूल चढ़ा देता है। और यदि सभी मंदिरों पर बराबर फूल चढ़ाए गए तो वह कितना फूल लेकर चला था तथा प्रत्येक मंदिर पर वह कितना फूल चढ़ाया था। यह है पूरा सवाल। ऐसे ही आप मंदिरों की संख्या 1 2 एक तो रहने की जरूरत नहीं, 2 3 4 5 6 जितनी चाहो कर लो। यह है अलजेब्रा का प्रश्न, ये आराम से हल किया जा सकता है। तो हम इसको एक तरीका बता दें, बहुत मजा आएगा। देखो, अगर आप याद करें 2 पावर m -1
फूल लेकर चलेगा, फूल लेकर चलेगा। और प्रत्येक मंदिर पर 2M फूल चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा। उससे क्या होगा, आपको अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे जितने मंदिर हो। मैं जांच कराता हूं, पहले 3 मंदिर पर चर्चा करता हूं। मान लो ये 3 मंदिर हैं, M फॉर 3, M फॉर जो है M लिखा है उसका मतलब अब 3 हो गया। तो हम 3 मंदिर है तो M की जगह 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 घटाएंगे 7, इसका मतलब वह 7 फूल लेकर चलेगा। और कितना फूल चढ़ाएगा, 8 फूल चढ़ाएगा, 2 का क्यूब माने 8 फूल चढ़ाएगा, 7 फूल लेकर चलेगा, 8 फूल चढ़ाएगा। और देखे कैसे 7 फूल लेकर चलेगा, यहाँ पहुंचते ही इसको धुलेगा, बनेगा 14, 14 में से 8 फूल यहाँ चढ़ा देगा, कितना बचेगा, 14 में से 8 घटाओगे 6 फूल बचेगा। और ये 6 फूल लेकर यहाँ जाएगा और जैसे धुलेगा ये हो जाएंगे 12। अब 12 में से फिर वह 8 फूल चढ़ा देगा, बचेगा हमारे पास 4 फूल, वो 4 फूल जाके यहाँ धुलेगा, 8 बनेगा और पूरे के पूरे 8 चढ़ा देगा। आपने देखा 3 मंदिर पर आपका प्रोग्राम एकदम सही होगा। यदि मंदिर 3 है तो 7 फूल लेकर चलेगा और 8 फूल चढ़ाएगा। आओ दूसरे सवाल पर चर्चा करें। मान लो आपकी बार 4 मंदिर आ गए, 4 मंदिर है तो 1 2 3 और 4 मंदिर है। अब हम M की जगह पे 4 लिखेंगे। अगर M की जगह 4 रखेंगे तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में से एक काम करो 15, वह 15 फूल लेकर चलेगा तथा प्रत्येक मंदिर पर 16 फूल चढ़ाएगा। और देखते 15 फूल लिया और जैसे यहाँ पहुंचा धुलेगा, 30 बनेगा, 30 में से वो 16 फूल चढ़ाएगा, उसके पास बचेंगे 14 फूल, 14 फूल धुलेगा फिर से 28 होगा और इसमें से फिर से 16 चढ़ा देगा। अब उसके पास बचेंगे 12 फूल, 12 को धुलेगा फिर 24 बनेगा, 24 में से उसने फिर 16 फूल चढ़ा देगा, फिर उसके पास बचेंगे 8 फूल और उन्हें धुलेगा 16 और पूरे पूरे 16 चढ़ा देगा। आप देख सकते हैं जितने भी मंदिर होते जाएंगे आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आसान नहीं है। आप जब किसी से यह सवाल पूछेंगे अगर उसको यह तरीका नहीं पता है तो बहुत देर तक उलझा रहेगा, तब जाकर उत्तर बता पाएगा। लेकिन अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। एक और कर दे, मान लो 5 मंदिर थे, 1 2 3 4 5। अगर 5 मंदिर थे तो 2 पावर 5 करेंगे 32 होगा और 32 से एक कम फूल लेंगे, कितना हो जाएगा 31। 31 फूल लेकर चलेगा तो उसको धुलेगा तो 62 फूल हो जाएंगे, 62 में तो चढ़ाएगा कितना 32, 2 पावर 5, 32 फूल चढ़ाना, 32 चढ़ा देगा तो बचेगा उसके पास 30 और 30 फूल धुलेगा तो फिर ये 60 बन जाएगा, 60 में से 32 फिर चढ़ा देगा। अब उसके पास बचेंगे 28, 28 को धुलेगा तो 56 बनेगा, 56 में से फिर से 32 चढ़ा देगा, 56 में से 32 घटाओगे तो 6 में से 2 घटाओ 4 और ये बचे 24, 24 फूल को फिर से धुलेगा तो बनेगा 48 और 48 में से फिर से 32 चढ़ा देगा तो बचेंगे उसके पास 16 और 16 फूल को धुलेगा तो 32 होगा और पूरे के पूरे 32 चढ़ा देगा। अब आप समझ सकते हैं एक कॉन्सेप्ट कैसा हुआ कि इस तरह से सारे सवाल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि यह पावर वाला सवाल था इसीलिए इस चैप्टर में लिया गया। अब चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला टाइप का सवाल आपको अगर जब इसको लगाएंगे तो एक खास प्रकार का वर्गमूल निकालने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। देखो वह खास प्रकार का वर्गमूल क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि 7 + 2√12 का वर्गमूल बताओ तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। 7 + 2√12 का हमें वर्गमूल बताना, कैसे हम बताएंगे। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका मतलब, अगर इसका वर्गमूल हमको बताना है इसका मतलब यह एक वर्ग संख्या है और अगर वर्ग संख्या है तो किसका वर्ग, बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब वह 2 पदों का वर्ग है। ये अगर 2 पदों का वर्ग है यानी a + b का वर्ग है और a + b का वर्ग है तो a² + b² + 2ab है और 2 हमें दिख भी रहा, इसका मतलब हम सही समझ रहे हैं, है ना, इसका मतलब हम सही समझ रहे हैं। तो हमको ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनको हम जोड़ने पर देखें तो 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। क्या ऐसी 2 संख्याएं आप सोच पाए कि 2 संख्या ऐसी सोचो जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। निश्चित रूप से आप सोच चुके होंगे ऐसी संख्याएं 4 और 3 होंगी। अगर 4 और 3 आपके दिमाग में आ चुकी हैं तो आप तुरंत लिख सकते हैं √4 और प्लस √3। √4 को आप चाहें तो 2 कह सकते हैं, आपका उत्तर बन गया 2 + √3। यानी ये हमारा प्रश्न है और ये हमारा उत्तर। लेकिन मेरे कहने से उत्तर नहीं माना जाएगा, हम इसे हल करेंगे और अगर हम इसका वर्ग करें
तो हमें फिर यही उत्तर प्राप्त हो जाना चाहिए, तब न माना जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हम 5 का स्क्वायर करके चेक करेंगे क्या ये सही बात है। अगर हम 5 का स्क्वायर करें और फिर से 25 आ गया, इसका मतलब 5 का वर्गमूल 25, 5 का वर्ग 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये जो हमारे पास 2 रूट 3 संख्या मिली है, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे और यह जांच करने का प्रयास करेंगे क्या यही उत्तर है, और चेक करें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हल करते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, तो आपके पास क्या बन गया 4 3 7 प्लस 2 दूना 4 रूट 3। और 4 रूट 3 में से अगर इसका 2 अंदर ले जाना चाहें तो 4 बनकर जाएगा, ये बन जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। तो ये आपके पास फिर से आ गया, इसका मतलब हम लोगों ने सही उत्तर निकाला। अब ऐसे ऐसे हम कुछ सवाल दे रहे हैं, आप कृपया उसे जल्दी जल्दी बता दें, तो इनका वर्गमूल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो ये पहला सवाल हुआ, ये तीसरा सवाल हुआ, चार सवाल आपके सामने आ गए। क्या आप इनके उत्तर फटाफट बता सकते हैं? आप निश्चित रूप से बता पाएंगे। दो संख्याएं में ऐसी सोचनी है जिसको जोड़ने पर 16 आए और गुणा करने पर 63। सोच पाएंगे? विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके सवालों को सोचना हमें कठिन लगता। मैं कहता हूं लगाओ 50 सवाल मेरे साथ, देखें कैसे कठिन लगता। 9 7 16 और 9 7 63 मिल गई दोनों संख्याएं। आप बहुत आराम से इसको कह सकते हैं √9 माइनस √7। आप √9 को लिख सकते हैं 3, आपका उत्तर बन चुका है 3 माइनस √7। ये आपका आंसर है। आप कृपया चेक कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर संख्या लिखा 13, यहाँ लिखा 42। दो संख्याएं मन में सोचो जिसे जोड़ने पर 13 आता हो और गुणा करने पर 42। 7 6 13, 7 6 42। क्या हमें दो संख्याएं मिल पाई? हम अब इसे लिख सकते हैं √7 प्लस √6। देखो √7 प्लस √6, आप इनका वर्ग करके चेक कर लो, आपका आंसर आ चुका है। आइए यहां सोचिए, दो संख्याएं मन में सोचो जिनको जोड़ने पर आता है 14 और गुणा करने पर 45। क्या वो संख्याएं 9 और 5 हो सकती है? 9 5 14, 9 5 45। तो हमारा उत्तर बन जाएगा √9 और माइनस √5। √9 को हम 3 भी कह सकते हैं। ये संख्या बनेगी 3 प्लस माइनस 3 माइनस √5। ये हमारा आंसर बन चुकी है। तो आप ऐसे सवालों को आप बहुत फास्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यकीन मानिए जब हम प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तब इसकी वजह से आप बहुत सारे सवाल आसानी से लगा पाएंगे। देखो दो संख्या हमारे सामने है, 23 लिखा, 112 लिखा। दो संख्याएं मन में सोचिए जिसको जोड़ने पर 23 आता हो, गुणा करने पर 112 आता हो। क्या वो संख्याएं 16 और 7 हो सकती हैं? 16 7 23, 16 7 112। और देखते हैं, इसे लिख सकते हैं √16 और प्लस √23, √7, 16 7 112 और 16 और प्लस 7 किया जाए तो 23 आ जाएगा। आप इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4 प्लस √7। ये हमारा उत्तर आया। क्या आप ऐसे सवालों को अच्छे समझ पा रहे हैं? जब हम रूट के सवाल पढ़ते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, इसका नाम होता है परिमेयीकरण। नाम सुने? परिमेयीकरण किसे कहते हैं? एक शब्द बहुत बार आएगा, परिमेयीकरण। अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनलाइजेशन। क्या होता है रेशनलाइजेशन? याद कर लो, रेशनलाइजेशन की डेफिनेशन होगी किसी भिन्न के हर में से रूट हटाने की प्रक्रिया को परिमेयीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, परिमेयीकरण किसे कहते हैं? किसी भिन्न के हर से, हर माने डिनोमिनेटर, किसी भिन्न के डिनोमिनेटर से रूट हटाने की प्रक्रिया को परिमेयीकरण कहा जाता है। और देखते हैं, जैसे हमें कोई सवाल पूछा गया, बताओ 1/√3 को परिमेयीकरण करके दिखाइए। तो हमारे पास नीचे केवल एक ही पद है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी √2 से 3 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। √3 से ऊपर भी और नीचे भी। होगा क्या? ऊपर बन जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा? √3 गुणा √3, 3 बन जाएगा। हमारा जो हर है वो रूट से मुक्त हो चुका है, हमारा परिमेयीकरण हो चुका है।
लेकिन यही सवाल अगर 2 पदों का होता तब क्या करते? मान लो हमें सवाल पूछा जाता √3 और प्लस √2 ऐसे लिखा हुआ, √3 प्लस √2 लिखा है। अब हम क्या करते? तो हमें क्या करना चाहिए, जब यह 2 पद आ जाए तो हमें इन्हीं दोनों संख्याओं से बस सिंबल बदल, यहाँ जैसे प्लस लिखा है तो माइनस सिंबल लेकर ऊपर नीचे गुणा करना होता है। हम करेंगे √3 माइनस √2 और फिर नीचे √3 माइनस √2। आइए देखते हैं, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? तो इसको तो 1 से गुणा होगा, ये यही रह जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे a प्लस बी ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, यानी a प्लस बी ए माइनस बी अगर रहे तो उसका उत्तर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम करेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब आपका उत्तर बन गया √3 माइनस √2। ये आपका परिमेयकरण हो चुका है। एक अगर अपान में है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर यह बात आप अच्छे समझ गए तो अब देखो इसका उत्तर कितने आसानी से दिया जा सकता है। हम सवाल ले रहे हैं 1/√2 प्लस √1, प्लस नहीं लगाए माइनस लगा दो, माइनस √1 फिर प्लस 1/√3 माइनस √2 फिर प्लस 1/√4 माइनस √3 प्लस 1/√5 माइनस √4 और ऐसे होता जाए और मैं सवाल बना दूं √100 माइनस √99। अगर ये सवाल आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? बल्कि ये प्लस की जगह जो मैंने प्लस लगा रखा है इसकी जगह माइनस लेकर रखा है, इन सबको माइनस किया जाए। माइनस करने से आपको एक खास फायदा मिलेगा और वो फायदा अभी आपको नजर आएगा। अब देखो एक को परिमेयकरण हम करेंगे, एक को परिमेयकरण करेंगे और उसी पर सारे सवाल लगा देंगे। ये जगह मैं खाली कर रहा हूं। देखो हम एक सवाल लेंगे √2 माइनस √1 को, तो ये बनेगा 1/√2 प्लस √1। अब इसको हम गुणा करेंगे √2 माइनस √1 से अपान √2 माइनस √1 से। अब होगा क्या? ऊपर बचेगा √2 माइनस √1 और नीचे बचेगा 1 और 1 कभी लिखा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके बदले मैं लिख सकता हूँ √2 माइनस √1, √1 को 1 ही कहते। फिर प्लस यहाँ लिख पाएंगे √3 माइनस √2, फिर प्लस इसको लिख पाएंगे √4 माइनस √3, फिर प्लस इसको लिख पाएंगे √5 माइनस √4 और लिखते जाएंगे कहाँ तक लिखेंगे? √100 माइनस √99। अगर हम ऐसा लिख पाए, अब देखो क्या होने जा रहा बड़ी खास बात। ये √2 प्लस का है, ये √2 माइनस का है, गलत हो गया, कट गया। ये √3 प्लस का है, ये √3 माइनस का है और कट गया। और ऐसे ही कटता जाएगा, √+4 है, √-4 है और कटता जाएगा और कहाँ तक कट जाएगा? -39 तक। अब कट गया तो नीचे यहाँ बचा है -1 और वहाँ बचा है प्लस √100 है। √100 को आप 10 मानते हैं और 10 में से 1 घटाएंगे, आपका उत्तर क्या बन जाएगा? 9। सवाल देख लो जरा, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है, उत्तर क्या आया आपके सामने। तो रूट के सवालों पर जब आपका अभ्यास होगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको रूट आ जाए तो उनको लगता है बहुत कठिन बात हो गई, लेकिन दरअसल कठिन बात है नहीं, थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, अगर उसको आप देख सकें। एक खास बात जो मैंने नंबर सिस्टम के दौरान ही बता दिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ऐसे करके मैंने कुल 12 फॉर्मूले लिखवाए थे। अगर याद हो सके आपको तो बहुत अच्छी बात है, तभी आप इन प्रश्नों को जल्दी से लिख पाएंगे, जल्दी से जवाब दे पाएंगे। तो मैं सवाल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपान √7 प्लस √5। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? इतना बड़ा सवाल, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ इतने बड़े सवाल का उत्तर कितना आएगा और मैं कह दूंगा 12 आएगा, आपको कैसा लग रहा है? बिना लगाए हमने इसका उत्तर 12 लिखा। आप में से कई लोग डर रहे होंगे कैसे होगा, इतना बड़ा सवाल कैसे हल किया जा सकता है और बिना कुछ किए हुए इसका उत्तर 12 दिया जा सकता है। जब विद्यार्थी ये कहता है कि सवाल आ तो रहा था लेकिन समय नहीं मिला, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ समय क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसे कुछ बेसिक बातें कन्फर्म नहीं थी, इसीलिए वह पूरा सवाल लगाने के चक्कर में पड़ गया। अगर वो लगाएगा तो हल नहीं कर पाएगा, यह जान लीजिए। अगर ऐसा होता तो यह गणित इतना कठिन या इतना मुश्किल न रह जाता।
इस कंपटीशन लेवल पर। गणित कहाँ कठिन होती है, 10वीं तक की गणित आती है, कौन सी कठिन बात है। कौन सा लड़का है जो 10वीं तक गणित नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उसके लिए मुश्किल क्यों होता है? इसलिए होता है, एक तो वो सवाल समझने में समस्या करता है, और सवाल समझ जाए तो उसे किसी तरह लगाने के चक्कर में पड़ जाता है। बहुत लगाएगा फिर कहीं कहीं फंस भी जाएगा। अगर वह तमाम बेसिक बातों को अच्छे समझ जाए तो उसे कई सारे सवाल, मतलब मोर देन 40% क्वेश्चन उसे बिना लगाए उत्तर देना पड़ेगा, और तब वह जीत जाएगा, निश्चित जीत जाएगा। और देखते हैं हम इसको लगाने जा रहे हैं। लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। ऐसे √7 -√5 पहले पूरा लगा रहा हूं क्योंकि उत्तर हमारे पास तो पहले कंफर्म, और यहाँ होगा √7 + √5। तो जरा सोचो, जब हम इसका पढ़ा पढ़ेंगे तो इसका गुणा होगा, √7 + √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा √7 -√5 का होल स्क्वायर। अगर आपने फार्मूला पढ़ा है तो आप जानते होंगे a + b होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में a² + b²। यानी अब आप लिख देंगे √7 का होल स्क्वायर और प्लस √5 का होल स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में जब अब नीचे क्या होगा, a + b a - b है, a² - b² हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, तो 7 - 5 आप करोगे, 7 - 5 कितना होता है 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 5 है, आपका उत्तर आ चुका है 12। देख लीजिए, आप बिना लगाए इसका उत्तर 12 लिख दिए हैं। तो अगर मैं ऐसे ही दूसरा सवाल लगाऊं तो क्या आप तुरंत बता देंगे? निश्चित रूप से बता देंगे। आइए देखते हैं। अगर मैं लिखूं √5 + √3 अपान √5 माइनस √3, ऐसे ही √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, क्या आप इसका उत्तर बता पाएंगे? निश्चित रूप से बता पाएंगे। कितना उत्तर आएगा? 5 और 3 मिलकर के 8। प्रयोग कीजिएगा, मजा आएगा। ऐसे सवालों को जब अभ्यास करेंगे तब थोड़ी देर में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसके अलावा तब आप समझ पाएंगे कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए आपको कितने कम इफर्ट की जरूरत पड़ती। लेकिन एक बात तो खूब घनघोर मेहनत करना ही पड़ता। अगर आप बचेंगे तो बच नहीं पाएंगे। समस्याओं को फेस करिए, बच करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। और आज ही से शुरू करिए, कल नहीं होता है। कहते हैं ठीक है हम तैयारी कर लेंगे, कल होता है, आज होता है। आज ही सबसे बेहतर दिन है, आज ही से तैयारी शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।